नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। देश के प्रधानमंत्री से जनप्रतिनिधियों की मुलाकात एक गर्व का विषय होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। यहां के बीजेपी नेता अगर पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं तो इस पर सियासत शुरू हो जाती है। बीजेपी के 14 विधायक 5 अप्रैल को पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम से मिलकर प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में केंद्र की योजनाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को भी सामने रखा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ के नेताओं की सुध नहीं थी। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के नेता मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी के नेता पीएम से मिलें तो छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करें, जिससे छत्तीसगढ़ में विकास और तेजी से हो सके। देखिए यह रिपोर्ट। चुनावी साल में प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेता सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पीएम मोदी ने खुद छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को मिलने का समय दिया है। बीजेपी विधायक दल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से 5 अप्रैल को सीधे चर्चा करेगा। मुलाकात को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक दल पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित करेगा। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ के मौजूदा हालात की भी जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में 16 लाख परिवार आवास से वंचित है। गरीबों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार अत्याचार कर रही है। पीएम मोदी को इन सभी मुद्दों से अवगत कराया जाएगा। गरीबों का चावल भी जो सरकार नहीं छोड़ पा रही है। प्रधानमंत्री आवास का मामला है, पूरे देश में, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, वहां भी कांग्रेस, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, लेकिन केंद्रीय योजनाओं का वहां क्रियान्वयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? 16 लाख आज भी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही इस भूपेश सरकार के मैचिंग ग्रांट नहीं देने के कारण, अंशदान नहीं देने के कारण छत से वंचित हैं, प्रधानमंत्री आवास से वंचित। तो गरीबों के साथ में इस प्रकार से अन्याय, अत्याचार ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर रही है। प्रयास हम करेंगे इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी को अवगत करेंगे। बीजेपी विधायक दल की पीएम से मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, 4.5 साल में कभी सूद नहीं आई। अब चुनाव पास आ रहा है तो पीएम से मिलने जा रहे हैं। हम 20 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, शायद उसको रोकने जा रहे हैं। गरीब लोगों के आवास के सर्वे के विरोध में जा रही हैं, आरक्षण को रोकने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के हित की रक्षा की बात करने तो नहीं जा रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पीएम से छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करनी चाहिए। 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री दिल्ली में। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिल रहा है तो बिना दलीय राजनीति के उन्हें छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। भाजपा विधायक दल को पीएम से मिलने का वक्त तो मिल गया है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। होमन साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी, बीजेपी प्रवक्ता उमेश गोरमोड़े और साथ ही अर्थशास्त्री लखन चौधरी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। उमेश जी,
प्रधानमंत्री से मिलने राज्य के जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, भले ही बीजेपी के जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसे लेकर कई संगीन आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में जो धान खरीदी की बढ़ाई गई है, खरीदी की मात्रा, आप उसका विरोध करने जा रहे हैं। जो राज्य के विकास के काम कांग्रेस की सरकार कर रही है उसकी शिकायत करने जा रहे हैं, रोड़े अटकाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, मुझको लगता है कि जिस प्रकार का बीते 4-4.5 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार का कृत्य इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार का रहा है, या जिस प्रकार का बर्ताव केंद्र के प्रति इस प्रदेश के कांग्रेस के तमाम नेताओं का रहा है, सरकार में बैठे हुए तमाम नेताओं का रहा है, मुझको लगता है कि ये अपनी उस दुर्भावना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उभर ही नहीं पा रहे हैं। और उसी भावना के साथ लगातार ये केंद्र के ऊपर आरोप लगाना, केंद्र के ऊपर सवाल उठाना। और अभी तो बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री जी से मिले भी नहीं हैं। और मुझको तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं के पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है। कहीं ये मरोड़ इसलिए तो नहीं है कि बीते 4-4.5 वर्षों के अंदर में इन्होंने सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता को जो लाभ केंद्र से जो मिल सकता था, प्रधानमंत्री योजना की, आवास योजना की हम बात करें, जल जीवन मिशन किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है उसकी हम बात करें, या फिर केंद्र की और अन्य योजनाएं, अगर मैं प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ जो कोविड काल से लगातार देश भर के तमाम राज्यों के अंदर में मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार के हालात है, वो किसी से छुपे नहीं है। इन तमाम योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम राज्य की सरकार और राज्य की सरकार बैठे हुए तमाम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और शायद उसी पोल के खुलने के डर से ये पहले ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं और कुल मिलाकर के राजनीति करना का अहित करने की भावना का यहां पर उजागर इसका जवाब लेते हैं। अजय जी, सीधे सीधे जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री से राज्य के कुछ विधायक मिलने जा रहे हैं, पार्टी विशेष के विधायक, सीधे सीधे बीजेपी के। लेकिन कांग्रेस को उस पर आपत्ति दिखाई देती है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कई सारे आरोप हैं कांग्रेस के कि राज्य के विकास में जो राज्य की सरकार काम कर रही है उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभय किशोर जी, हमें इस बात से आपत्ति नहीं कि विधायक क्यों जा रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है अगर वो सचमुच जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता के हित चाहते हैं तो लगातार देखिए 4.5 साल अभी उमेश जी बात कह रहे थे कि हम केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं, मोदी जी पे आरोप लगाते हैं। उस आरोप के पीछे का कारण तो आपको महसूस करना। देखिए अगर हम धान खरीदी करते हैं तो पहले उसकी लिमिट को डिसाइड कर दिया जाता है। अगर 2500 से ज्यादा समर्थन मूल्य तो हम धान नहीं खरीदेंगे। उसके बाद उसमें और अरवा चावल की शर्त लगा दी जाती है। लगातार बारदाना की सप्लाई की डिस्टर्ब की जाती है, खाद सप्लाई को डिस्टर्ब किया जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना केंद्र की मोदी सरकार लॉन्च करती है, लगातार छत्तीसगढ़ को उसमें भेदभाव किया जाता रहा। धान जो अतिरिक्त धान उपार्जित किया जा रहा है उससे एथेनॉल बनाने की परमिशन मांगते हैं तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ के 55,000 करोड़ रुपए लगातार कई पत्र लिखने के बाद, व्यक्तिगत फोन से चर्चा के बाद देने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए भी चर्चा नहीं करते। छत्तीसगढ़ की लगातार जनता के हक का गला घोटा जा रहा है। अगर आप सचमुच छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं तो छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। आज देखिए कहीं ना ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को सरकार का अंशदान का 17,240 करोड़ अटका है, उसको देने का कोई प्रयास नहीं होता। आरक्षण संशोधन विधेयक 76% आरक्षण को पूरी सर्वसम्मति से पारित किया। 3.25 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों ने आज लगातार एकाध परिषद बैठ के साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हो रही हैं, उस संबंध में कोई प्रयास नहीं। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा यानी आपको लगता है कि जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि सीधे सीधे जो है राजनीति हो रही है। चुनावी साल है, राजनीति के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आपने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है तो लखन शास्त्री जी भी मेरे साथ हैं, उनको अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये राज्य, विशेष राज्य का दर्जा देने की जो अलग अलग राज्यों की तरफ से मांग उठती है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम विशेष राज्य की बात करते हैं तो उसका फायदा क्या है? लखन जी, हम बार बार हम देखते हैं कभी बिहार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता है, कभी तेलंगाना करता है, कभी ओडिशा करता है। देश में कई राज्यों को ऑलरेडी विशेष राज्य का दर्जा मिला भी हुआ है, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो केंद्र का वित्त मंत्रालय है वो भी स्पष्ट कर चुका है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। तो ऐसे में आपसे ये जरूर समझना चाहता हूं कि क्या विशेष राज्य का दर्जा देने से राज्यों को वाकई कोई लाभ होता है? देखिए, पहली बात तो अभय जी की अब जो है, जैसा कि आपने सब चीजें स्पष्ट कर दी कि अब तो विशेष राज्य देने की जो बात है वो तो सवाल ही नहीं उठता कि मोदी सरकार जो है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देगी, और उसके लिए इस समय जरूरत भी नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से कि किसी राज्य को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो बहुत सारे फंड अलॉट होते हैं, पैसे मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर तमाम तरह की चीजों के लिए राज्य को
जो है कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है और उससे राज्य का विकास होता है। लेकिन ये जो चीजें हैं अब जो है केवल एक सियासी मामले बन के रह गए हैं और मिलने वाला नहीं है। ये भाजपा भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, लेकिन ये तो देखिए सियासत है कि विशेष राज्य का दर्जा हमने मांग किया और जो है केंद्र नहीं दे रहा है, तो ये जो है एक बहानेबाजी की बात है। मुख्य मुद्दा अभी जो भाजपा के जो विधायक जा रहे हैं उसके देखिए कई मायने तो हैं ही, लेकिन मुख्य सियासी जो मायने हैं यही है कि 2023 के चुनाव में किस तरह से 14 सीट को बढ़ाया जाए, कम से कम दोगुनी जो है 30-35। अभी जो है सारे तरह से जो है ये रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा 30-35 सीट लाने के लिए सारे प्रयास जो है करने में लगी हुई है और इसी प्रयास के एक तरह से एक हिस्से के रूप में लखन जी आपसे एक चीज जरूर समझना चाहूंगा कि जिसको जो चलिए आज तो केंद्र ने यह स्पष्ट ही कर दिया कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन जब पहले भी कभी विशेष राज्य का दर्जा घोषित किया गया था 1969 के बाद, आप भी जानते हैं अलग अलग समय में 11 राज्यों को यह दर्जा दिया गया था, तो उसकी जो शर्तें हैं वो क्या थी? देखिए उसके कई विशेष शर्तें हैं। एक तो वो राज्य जो है अल्पसंख्यकों वाला, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं, ट्राइब्स वहां पर ज्यादा है, ट्राइबल ज्यादा हैं, या कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है आतंकवादी गतिविधियां जो है इतनी ज्यादा लंबे समय तक चली हैं जिसकी वजह से राज्य का विकास बाधित हुआ है। तो किसी न किसी वजह से लंबे समय तक राज्य में यदि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक कार्यक्रम जो है बाधित रहे हैं तो वो राज्य जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उस तरह की कोई भी पैमाने या कसौटी में इस समय छत्तीसगढ़ नहीं है, न बिहार है, न ही और राज्य जो मांग करते हैं वो है। तो विशेष राज्य के दर्जे की जो कसौटियां हैं उसमें तो ये राज्य आते नहीं है, इनको भी पता है। चलिए यानी एक नया मुद्दा उठाया गया है बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से। मैं एक बार बीजेपी से भी राय समझता हूं। देखिए उमेश जी, भले ही विशेष राज्य का देना आज संभव, विशेष राज्य का दर्जा देना संभव है या नहीं, ये एक अलग सियासी मुद्दा है और एक वित्तीय मुद्दा भी है, एक नीतिगत मुद्दा भी है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब प्रतिनिधि जा रहे हैं जो किसी भी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के ही हैं, तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर राज्य के सत्तारूढ़ दल की तरफ से आपसे अगर ये डिमांड की जा रही है, ये आग्रह किया जा रहा है कि जब आप प्रधानमंत्री से मिलें तो राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते विशेष राज्य न सही विशेष पैकेज की मांग करें, क्या आपकी पार्टी के जो प्रतिनिधि विधायक जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने विशेष पैकेज की मांग करेंगे? देखिए निश्चित तौर पे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के भविष्य की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे गढ़ा जाए इस विषय में बात करेंगे, ना कि कांग्रेस के नेताओं की तरह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करेंगे। जैसे कि आपने बात की विशेष राज्य के दर्जे की, मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें यूपीए के समय में अगर तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो केंद्र से जो मिलने वाली जो राशि हुआ करती थी वो महज 32% हुआ करती थी, लेकिन अब केंद्र से जो राज्यों को जो अंशदान मिलता है वो उसमें वृद्धि करते हुए उसको 42% कर दिया गया और तमाम राज्यों को समान रूप से हम देखते हैं। और केंद्र की सरकार बिना आपको इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि ये जो है ना केंद्र से मिलने वाली राशि नहीं है, ये करों में 32% हिस्सा था जिसको जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया तो बढ़ा के 42% किया गया है कि भाई जो डेफिसिट उनको हो रहा है विशेष राज्य के रूप में 90% तक कर्ज मुक्त अंदाज। जी उमेश जी, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस प्रकार से ये विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं तो क्या राज्य सरकार की विशेष जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी जिम्मेदारी है, जनता ने उनको चुना है, ये विशेष भूमिका निभाते हुए राज्य के तमाम वर्गों तक विकास कैसे पहुंचे इस बात की चिंता करते हुए विशेष रूप से राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो विकास है उसको बाधित करने का काम ही सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। बड़ी विरोधाभासी परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य सरकार अपने ही नागरिकों की हित से नहीं होगी। आपके प्रमाण के साथ एक बार रिएक्शन भी लेते हैं, अजय जी का एक बार रिएक्शन भी लेते हैं। आप प्रमाण देने के लिए तो स्वतंत्र हैं ही। अजय जी रिएक्शन। देखिए ये कितना भी राजनीति करने का प्रयास करे, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। देखिए 5 विधानसभा के उपचुनाव हो,
दंतेवाड़ा 11,331, चित्रकूट 17,853, मरवाई 36,000, खैरागढ़ देखिए 20,000 अभय जी, मैं और जो प्रमाण अंतिम दे चुनाव रहा वो था, ये 21,000 राजनीति में वोट। आ ये सारे चुनाव के आंकड़े बता आप तो रहे प्रमाण हैं। लेते हैं, आप प्रमाण लेते हैं, चुनाव आपको में अवसर इनको दूंगा। शांत थप पा रहे हैं। करें। 23 में पता चल शांत- जाएगा सर। उमेश जी थोड़ा शांत हो जाए, मेरा निवेदन है, ये प्रोटोकॉल मेंटेन करिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मेरा निवेदन है आपसे। देखिए, 5 विधानसभा के उपचुनाव हो, 83 पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरह स्थापित है। लगातार हमने ग्राम स्वराज के स्वप्नों को लेकर काम किया है और अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका फायदा मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किशोर जी, मुझे अच्छे से याद है 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, सांसदों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और कई सांसदों की टिकट कट गई थी। हमारा तो सीधा सीधा ये अंदेशा है, पूरा आरोप है, इस बार भी 14 विधायकों को बुलाया गया है और बहुत सारे सीनियर विधायकों की टिकट कट जाएगी। चलिए, इसका तो जवाब उमेश जी से ही लेते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि जो लोग जा रहे हैं उनके टिकट ही कट जाएंगे। तो उमेश जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और साथ ही अपने अपने प्रमाण मैं बात कंप्लीट करूं अभय किशोर, 10 सेकंड देते तो मैं बात अरे भैया, आपका 10 सेकंड बहुत हो गया। जवाब ले लो, सारे सेकंड आपके। मैं उमेश जी जवाब ले लेंगे। 10 सेकंड लिया आपसे, मेरा निवेदन। अरे जवाब ले लो ना भैया, अरे जवाब ले लो, हो गया आपका, बस हो गया। उमेश जी, अरे जवाब ले लो भैया, हो गया। जवाब में ही समय निकला जा रहा है, डिबेट का समय लिमिटेड रहता है। प्रोटोकॉल आपको भी मेंटेन करना चाहिए। अरे भैया, प्रोटोकॉल मेंटेन करिए ना आप भी। अजय जी जरूर आता हूँ आपके पास। अजय जी आपके पास आऊंगा मैं। उमेश जी से एक बार जवाब तो ले लेते हैं, आप दोनों की नोकझोंक बड़ी अच्छी रहती है जी। देखिए, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। किस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस के अंदर में है, किस प्रकार से टिकट का विषय हो, तमाम तरह के विषय हो, इनके चरणदास महंत साहब खुद आरोप लगा चुके हैं, कह चुके हैं एक मंच पर कि सांसद की टिकट कटाने तक की बात यहां पर निकल करके आ चुकी है। इनके टीएस सिंहदेव साहब, अभी मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहा था, जरा कांग्रेस के नेता जाकर के पूछ लें कि उन्होंने पंचायत विभाग क्यों छोड़ा। 8 लाख गरीबों का आवास छीनने का काम क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है? और टीएस सिंहदेव साहब ये कहते हैं कि अब इच्छा नहीं आगे चुनाव लड़ने की। कांग्रेस के अंदर में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी एक दावेदार थे, 2.5 साल का फार्मूला किसी से छुपा नहीं है। अगर वो व्यक्ति जो 18 के चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, घोषणा पत्र बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो अगर एक विभाग छोड़ करके चला जाए और वो प्रधानमंत्री आवास, देखिए प्रोटोकॉल आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे भैया, प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रोटोकॉल मेंटेन करें। मैं आपके समय नहीं बोला था, आप खामोश रहिए। इस प्रकार का वक्तव्य आप अपने समय पर दिए तो बहुत अच्छा। और जब हम बारी बारी से लेते हैं, बारी बारी से जवाब लेते हाथ हैं। रख दिया है। अरे भैया, दुखती रख हाथ रख दिया, हम आप तिलमिलाने लगे, आप छटपटाने लगे। अरे कितने लोगों की टिकट आपके यहाँ कट रही है, कितनों का ठिकाना नहीं है। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी सरकार जाना तय है, आने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। भैया थोड़ा ध्यान रखिए, संभल के। वो प्रधानमंत्री आवास योजना वाले आपको ढूंढ रहे हैं कि हमारे घर को इन्होंने घर के सपने को चकनाचूर कर दिया है, हमारे आशियाने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना में डाका डालने का पाप करने वाले किस मुंह से 2023 के चुनाव में जाएंगे? जनता ढूंढ रही है आपको। जनता तक मूल मुद्दे से हटकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। बिल्कुल उमेश जी मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। एक बार मैं लखन चौधरी जी के पास, उमेश जी मैं एक बार लखन जी के पास जाना चाहूंगा। लखन जी, इस पूरी डिबेट में जो सियासी चर्चा होती है उसके बीच में राज्य के विकास का मुद्दा जो इस मांग के साथ उठा है वो महत्वपूर्ण है। जिस विशेष राज्य के दर्जे की बात की जा रही है वो अगर ना भी हो तो क्या विशेष पैकेज देना केंद्र के लिए पॉसिबल है? देखिए, इस समय तो बिल्कुल स्थिति उसके विपरीत है और कम से कम मोदी सरकार तो विशेष पैकेज भी नहीं देगी, क्योंकि विशेष पैकेज देने का मतलब है कि उसका श्रेय जो है भूपेश बघेल की सरकार को मिलेगा। तो इसलिए विशेष पैकेज की उम्मीद भी मुझे लगता है कि नहीं पूरी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में विकास की जो जिस तरह से स्थितियां अभी बनी हैं, 4.5 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, इन सब चीजों को लेकर भी भाजपा चिंतित है। और केंद्रीय नेतृत्व अभय जी देखिए बहुत ज्यादा चिंतित है कि देखिए इस समय देश के 8-10 चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा सेंध नहीं लगा पा रही है और यह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। केरल है, आपका तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, आपका देख लीजिए कि दिल्ली है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में
कितना प्रयास करने के बावजूद भी 15 साल के शासन के बाद देखिए भाजपा की क्या स्थिति हुई। ये जरूर है कि भाजपा इस समय भूपेश बघेल सरकार के भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत सी चीजें तो रहती है। देखिए जो सत्ता में होता है लखन जी, जो कोई भी सत्ता में होता है उसको थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है कि उसमें किस तरह सेंध लगाया जाए, ये अभी सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल बड़ा मुद्दा ये है सेंध कैसे लगाया जाए, और निश्चित तौर पर राज्य के विकास के मुद्दे के साथ ये एक बड़ा मुद्दा है। अजय जी, अगर हम इस मुद्दे को उस रूप में देखना चाहें कि जो ये भेंट मुलाकात है, निश्चित तौर पर इस भेंट मुलाकात के पीछे कहीं ना कहीं जो पार्टी का चिंतन है, बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का ये चिंतन है कि जो राज्य चुनाव में जाने वाले हैं इस साल, उनमें से छत्तीसगढ़ जो कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक गढ़ जिस तरह से कांग्रेस का बना हुआ है, उसमें सेंध कैसे लगाई जाए? क्या आपको लगता है इस मुलाकात का मूल उद्देश्य सियासत ही है? 100% किशोर जी, उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि 6 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है। आज 4.5 साल तक क्यों छत्तीसगढ़ के 14 विधायकों की माननीय प्रधानमंत्री जी को या अमित शाह जी को याद नहीं है? आज उनको पहले कहीं नहीं बुलाया गया। अब सिर्फ चुनाव में 6 महीने बचा है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं जता पा रहा है। कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। आरएसएस के लगातार प्रमुख की यहाँ बैठकें होती है, वो बार-बार स्वयं आ रहे हैं। अमित शाह जी का स्वयं दौरा हो रहा है, लगातार केंद्रीय मंत्रियों का सामाजिक पखवाड़ा पे लगातार दौरे। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि न मुख्यमंत्री का इनके पास चेहरा है। सबसे प्रमुख बात है किशोर जी, आप बिना दूल्हे की बारात लेके छत्तीसगढ़ में चलना चाह रहे हैं। आपके पास एक भी ऐसा तथ्यात्मक आरोप 4.5 साल में लगाने में सफल नहीं हो पा रहे। आज लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित हो चुका है। आज ये दिखावे के लिए विरोध करते हैं, उसी मॉडल की कई योजनाओं को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं उमेश जी से। अजय जी, इसका जवाब उमेश जी से लेते हैं। तो ये अजय जी आपकी बात का जवाब लेते हैं। अजय जी आपकी बात का जवाब लेते हैं उमेश जी। अजय जी, आपके पास क्या 2 दूल्हे हैं क्या? टीएस सिंहदेव साहब कह चुके हैं कि मेरी भी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, बाकायदा उन्होंने बयान दिया था। तो आप स्पष्ट करिए, 2 दूल्हे हैं क्या? और 2.5 साल का फार्मूला खड़ा ही हुआ है। अरे भैया, मैं आपके समय इंटरप्ट किया नहीं, आप फिर यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, नैतिकता को चूर करेंगे। चरित्र है कांग्रेस का, ये अपने समय में बोलेंगे, दूसरे के समय में भी बोलेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे। अरे अजय जी, चलिए संक्षेप में अपनी बात, उमेश जी अपनी बात जल्दी अजय जी, आप तो छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक मिलेगा? कब उनके आशियाने का सपना पूरा होगा? क्यों आप बाधा बन करके बैठे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बीच में? जैसा कब मिलेगा छत्तीसगढ़ की जनता को? बहुत सारे कब और क्यों उमेश जी, आपने बहुत सारे कब और क्यों, उमेश जी आपने बहुत सारे कब और क्यों उठाए हैं, उनका जवाब लेते चलते हैं। अजय जी, बहुत सारे कब और क्यों आए हैं? देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण देते, प्रधानमंत्री आवास पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। इनको शांत कर लीजिए, इनको शांत कर लीजिए पहले। मेरा निवेदन है शांत हो जाए। नहीं अजय जी, ठीक है, मैं कंप्लीट करूंगा, बोलेगा जो जब आप शांत नहीं रह सकते हैं तो मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बोलूंगा ना। अरे भैया धन्यवाद करिए, छत्तीसगढ़ के किसानों का जो धान का 90% पैसा केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए आप धन्यवाद कर दीजिए। रवि चौधरी ये 2.5 साल का फार्मूला छोड़िए, धन्यवाद करिए। 2.5 साल का फार्मूला उमेश जी छोड़िए, उमेश जी 2.5 साल का फार्मूला छोड़िए, 2.5 मिनट का तो ले लीजिए। अब 2.5 मिनट अगले जो है तो अजय जी को बोलने देते हैं ना। मैं कंटिन्यू बहुत छोटा सा उदाहरण आखिरी है, इसके बाद जी मेरा निवेदन सरकार भी डाली है। किशोर जी चाहते हैं थोड़ा झूठ बोल लेने डिबेट का नहीं है चैत्र। अब किशोर जी, जो भी डिबेट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता तक सही तथ्य न पहुंचे। भैया आप बताइए ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे क्यों नहीं मिला लाभ 4.5 वर्षों के अंदर में? आप जवाब देते नहीं है। जल जीवन मिशन आज पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ क्यों इतना पिछड़ गया जल जीवन मिशन के अंदर में? अरे भैया, प्रधानमंत्री जी जो कोविड काल में अन्न भेज रहे थे, उस अन्न में भी घोटाला हो गया, उस पर आप जवाब देंगे नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की क्या स्थिति है, लगातार किस प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, उसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। अरे भैया, 23 की बेला नजदीक है, आपके जाने की बेला करीब है, आप जाने वाले हो, इसलिए तिलमिलाओ मत। 2 दूल्हे तैयार है, चुनाव आते तक 10 दूल्हे निकल करके आएंगे कांग्रेस के अंदर से। अभी तो भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव साहब है, आने वाले समय में हो सकता है आपका पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए। आप अपना किला चलिए साहब, सियासी माहौल वाकई बहुत गर्म है। सियासी माहौल देश में तलखी बढ़ रही है। आईएनटी ने भी, मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि साहब इस साल बड़ी गर्मी पड़ने वाली है, लू भी बहुत अधिक पड़ने वाली है। बिल्कुल, लू भी बहुत अधिक चलने वाली है, मौसम गर्मी का भी बड़ा तल्ख रहेगा। मुझे तो डर है कहीं ठंड का
मौसम जब चुनाव का आता है तब तक ये गर्मी ही गर्मी ना रहे। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करते हैं कि इस सियासी तलखी से सिर्फ सियासत ही प्रभावित हो, आम लोगों को ये इसकी तलखी ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।